गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक गोयल आज आपके सामने फिर से आया हूँ क्लास 11th का अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अकाउंट्स के उद्देश्य क्या हैं, अकाउंट्स क्यों मेंटेन किया जाता है। तो अकाउंट्स मेंटेन करने के पीछे कुछ उद्देश्य हैं। आज मैं उन सब उद्देश्यों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करना एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ताकि एक ह्यूमन मेमोरी एक ह्यूमन बीइंग कभी भी 2 साल 3 साल 5 साल का डाटा अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन ऑन पेपर इन अकाउंटिंग बुक्स ये पूरा डाटा बिजनेस का पूरे लेन देन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और ये पूरी मेमोरी मेंटेन हो सकती है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। सेकेंड पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट का ये भी ऑब्जेक्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना, पता करना कि जो बिजनेसमैन ने, जो एंटरप्रेन्योर ने जो भी साल भर में कार्य किया है, जो भी बिजनेस में एफर्ट्स लगाए हैं, उस एफर्ट्स का क्या एंड रिजल्ट आया, क्या प्रॉफिट है या क्या लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स में डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता की जा सकती है, बिजनेस कंपनी की, फर्म की बैलेंस शीट तैयार करके हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल लायबिलिटी कितनी है और कितना हमारा अपना खुद का कैपिटल फंड है। तो इससे हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता कर सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को फैसिलिटी देना। किस प्रकार की फैसिलिटी, बिजनेस में अकाउंट मेंटेन करने का उद्देश्य है मैनेजमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करना इन फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फॉर बजटिंग। ये सब तैयार करने के लिए अकाउंट के बेस पर ही इन सबको तैयार किया जा सकता है और फ्यूचर के लिए डिसीजंस दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से अकाउंट्स मेंटेन करके हम मैनेजमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, अकाउंटिंग यूजर्स कौन कौन से हैं, इंटरनल यूजर्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। उन सभी को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहना, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना से मतलब है कि बिजनेस के सभी एसेट्स को उनकी बुक वैल्यू पे दिखाना, उनकी मार्केट वैल्यू पे शो करना, जितना हमने उसके ऊपर खर्चा किया था। क्योंकि अगर बिजनेस एसेट्स को अगर हम अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो बिजनेस एसेट्स का लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। कुछ मैनिपुलेशन हो सकते हैं, कुछ फ्रॉड हो सकते हैं। इन सबसे बचने के लिए भी अकाउंट मेंटेन किया जाता है और हम अपने बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं आपके सामने बताना चाहूंगा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, अकाउंटिंग के कार्य क्या है। तो अकाउंटिंग के कार्यों को, फंक्शंस को मैं 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट आपका आता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंट के रिकॉर्ड को सिस्टमैटिकली मेंटेन करना, ताकि उसको इजीली समझा जा सके, इजीली कंपेयर किया जा सके और अपना जजमेंट एनालिसिस भी इजीली तरीके से निकाला जा सके। सेकेंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 चीजें बनानी पड़ती हैं, जो मैं अपने पिछले लेक्चर आपको समझाया था, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, इनकम को निकालने के लिए बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट
जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। देन थर्ड पॉइंट है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट एक कंपनी बिजनेस की फर्म्स की कंपनी लीगल रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? इट अकाउंट it proved itself as an evidence in the court of law in the case of any disputes। अगर फर्म में इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई डिस्प्यूट आता है किसी के साथ भी, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड कोर्ट में एज ए एविडेंस सबूत के रूप में पेश किए जा सकते हैं किसी प्रकार के लेन देन को दिखाने के लिए। फिर दूसरा है इसी पॉइंट के अंतर्गत कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टैक्स अथॉरिटी है, उन सभी के सामने भी अकाउंट को अपनी इनकम प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी। तो इनकम प्रूफ के रूप में दिखाना पड़ता है ताकि हम टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन कर सकें। तो टैक्स लायबिलिटी जीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ एक्ट, इन सबको वेरीफाई करने के लिए भी एक हमने अपनी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी अकाउंट मेंटेन करते हैं। अकाउंट का एक कार्य ये भी है कि एक गवर्नमेंट की लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, जैसा मैंने आपको ही बताया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में कम्युनिकेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। तो जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगी उन सभी को कम्युनिकेट करना, किसको? इंटरेस्टेड यूजर्स को। यह भी अकाउंटिंग का एक कार्य है। देन असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, जैसा मैंने ऑब्जेक्टिव्स में बताया था अकाउंटिंग का एक उद्देश्य है मैनेजमेंट को असिस्ट करना। सिर्फ उसी हम कह सकते हैं अकाउंटिंग का कार्य है मैनेजमेंट को असिस्ट करना, मैनेजमेंट को फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, बजट तैयार करने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए असिस्ट करते रहना। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूँ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है, मेरिट्स क्या है। तो अकाउंटिंग के मेरिट्स को मैं टोटल 11 पॉइंट्स पे आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट आपका आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, मेंटेन करता है और प्रोवाइड करता है। तो अकाउंट हमको बिजनेस के बारे में सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड मेंटेन करता है। फिर सेकंड पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में बताया था, अकाउंटिंग मैनेजमेंट में असिस्ट करता है इन फॉरकास्टिंग, बजटिंग, सेल्स प्रमोशन, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, इन सब प्रोसेस के लिए अकाउंटिंग एक बेस के रूप में काम करता है जिससे मैनेजमेंट को कुछ हेल्प मिलती है और उसी के आधार पर मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेस ह्यूमन मेमोरी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अभी अपने लेक्चर में समझाया था, अकाउंटिंग ह्यूमन मेमोरी को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कल क्या किया आपको याद हो सकता है, आपने एक हफ्ते पहले क्या कार्य किया, किससे क्या लेन देन किया, मे भी आपको याद हो सकता है। लेकिन एक महीने पहले, एक साल पहले, 5 साल पहले आपने क्या इससे लेन देन किया, कि कितना बैलेंस बचा है, इन सबको आपको याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इन सब सिचुएशंस में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अकाउंटिंग ह्यूमन मेमोरी को रिप्लेस करता है। नेक्स्ट फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग कंपैरेटिव स्टडी को मेंटेन करने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। किस तरह की कंपैरेटिव स्टडी? एक ही फर्म की 2-3 सालों का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में कंपैरिजन करना, या सेम एक ही नेचर का कार्य करने वाली 2 अलग अलग फर्मों के बीच में कंपैरिजन करना। देन फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग टैक्स लायबिलिटी के सेटलमेंट में भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किस प्रकार? अकाउंट जब मेंटेन रहेगा तो अकाउंट के आधार पर टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है और उसी कैलकुलेटेड टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट किया जाता है। अगर आपने अकाउंट मेंटेन नहीं किया है तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए,
हमको वही टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो अकाउंट मेंटेन करके हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस भी कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं और का इजीली सेटलमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट लोन। अकाउंटिंग लोन लेने के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप कहीं से लोन लेना चाहते हो, बैंक से लोन लेना चाहते हो, तो बैंक आपको बिजनेस के नाम पर तब तक लोन नहीं देगी जब तक बिजनेस को बैंक को ये एश्योर ना हो जाए कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। और आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को देखने के लिए बैंक भी बिजनेस का अकाउंट मांगता है। जब हम अकाउंट मेंटेन करेंगे तभी बैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं और तभी हम लोन वगैरह जनरेट करा सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट अकाउंट, जैसे मैंने अभी फंक्शंस में बताया था, अकाउंट इज recorded account is to be presented in the court as a evidence for their transactions in case of any disputes। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, अगर किसी पार्टी से, क्रेडिटर से, सप्लायर से या एम्प्लॉय से अगर किसी का कोई भी डिस्प्यूट आता है, उस डिस्प्यूट के केस में, लेनदेन के डिस्प्यूट के केस में कोर्ट में अकाउंट को एविडेंस के सबूत के रूप में रखा जा सकता है। देन फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। इन फ्यूचर अगर हमको अपना बिजनेस बेचने की आवश्यकता पड़े तो बिजनेस बेचने के लिए, बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू काउंट करने के लिए अकाउंट ही एक सबसे अच्छा जरिया है कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी हैं। तो इन दोनों का कैलकुलेशन करके हम बिजनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं और बिजनेस को बेचने में हमको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये पहले बताऊंगा आपको इंसॉल्वेंसी होती क्या है। इंसॉल्वेंसी वो कंडीशन है जहां पर कोई व्यक्ति अपने ऊपर लायबिलिटी का पेमेंट का भुगतान न कर सके और कोर्ट के द्वारा उसको इंसॉल्वेंट अथवा दिवालिया करार दे दिया गया हो। तो इंसॉल्वेंसी के केस में अकाउंटिंग ही हेल्प करता है किस प्रकार से लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। देन हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में अकाउंटिंग किस प्रकार से हेल्प करती है। तो पार्टनरशिप आपके क्लास 12 का सिलेबस है अकाउंट्स में, और मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, हिंट करूंगा। पार्टनर्स में जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करेगा, कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा या कोई पार्टनर मर जाएगा, मतलब एट टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अकाउंट्स ही हेल्प करता है उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। देन लास्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंट मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जो कि मैं आपको असिस्टेंस टू मैनेजमेंट में, ऑब्जेक्टिव्स में, फंक्शंस में और यहाँ भी पहले से ही बता चुका हूँ। अकाउंट फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए, फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने में बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर्स को, मैनेजर्स को हेल्प देता है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं आपके सामने बात करूंगा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस के लिए मैं आपको 5 पॉइंट समझाऊंगा अकाउंटिंग की कमियां बताने के लिए। तो पहला पॉइंट है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग हर समय सही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हम बहुत सारी बातों को एस्टिमेशन बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। इट इज ओनली प्रोविजन फ्रॉम आवर past some years experiences, but it not yet confirmed that we have bad debt or loss in future. Then some point more, assets are to be shown at book value, but in any year if assets are sold in the market, then it may not realize the same value recorded in the books. There may be less amount than book value amount, so there may be loss, chances of loss. ये पॉइंट आपको बताता है कि अकाउंटिंग हर समय एग्जैक्ट नहीं होता। सेकंड, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन।
अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन में आपको बताऊंगा कि अकाउंट की इंफॉर्मेशन हर समय सही नहीं होती। ये बताऊंगा कि अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं एज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इस आधार पे कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन चलता रहेगा। इन नियर फ्यूचर हम अपने बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। तो हम अपने एसेट्स को बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं और ईयर बाय ईयर उसमें से कुछ अमाउंट डेप्रिसिएशन के लिए माइनस करते रहते हैं, लेकिन किसी भी समय एसेट्स को बुक वैल्यू पर रिलाइज कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये अकाउंटिंग की जो एक पॉइंट है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं वो अनरियल होती हैं। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटी लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटी एलिमेंट्स। अकाउंटिंग क्वालिटी एलिमेंट्स को इग्नोर कर देता है। क्वालिटी एलिमेंट्स लाइक एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर्स, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अकाउंटिंग इन सबको इग्नोर करके चलता है। अकाउंटिंग केवल मॉनेटरी टर्म्स को ही यूज करता है। देन अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अगर प्राइस लेवल चेंज होता है तो अकाउंट इसको इग्नोर करता है। अकाउंट इसके बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। अकाउंट केवल मॉनेटरी वैल्यू में काउंट किया जाता है और टोटल मॉनेटरी वैल्यू में। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर प्राइस अगर 100 रुपये था और एक बिजनेसमैन ने 1000 यूनिट सामान बेचा था 100 रुपये के रेट से, तो उसने 1000 यूनिट इंटू 100 1 लाख रुपये का सामान बेचा। इस साल उसी सामान का प्राइस अगर 120 रुपये हो गया और अगर वो 1000 यूनिट बेचता है तो ये दिखाता है कि इस साल प्रॉफिट हमारा सेल्स 1,20,000 रुपये हो गया। तो हम अकाउंट में दिखाते हैं कि हमारी सेल्स रेज हुई है, लेकिन एक्चुअली में हमारी सेल्स रेज नहीं हुई। हमारी क्वांटिटी ऑफ सेल्स सेम वही पुरानी वाली है। तो यहाँ पर बताऊंगा अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। Money and measurement unit change in value frequently. It does not remain stable. Accounting, however, presumes that value of money remains stable unless price level changes are considered. Accounting information will not show correct financial result. ये आपका सही फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं बता सकता। और लास्ट पॉइंट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग एक वर्ड आता है विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो मतलब खिड़की और ड्रेसिंग मतलब खिड़की को ड्रेसअप करना, मतलब बाहर से बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो जो एक्चुअल में है अकाउंट में विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? मैनिपुलेशंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की बुक में मैनिपुलेशन करना और अकाउंट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। फर्म की, कंपनी की जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है उस फाइनेंशियल पोजीशन से उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो हम बढ़ा चढ़ा के किस तरह दिखा सकते हैं? कंपनी के कुछ हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स जो कि हमारे एक तरह से खर्चा हो चुका है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहिए, लेकिन अकाउंट्स में इसको हम एसेट साइड में दिखाते हैं एज अ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एज अ फिक्टिशियस एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। तो अकाउंट में हम विंडो ड्रेसिंग करके अकाउंट की एक्चुअल वैल्यू से, हमारे फर्म की एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर फर्म को दिखा सकते हैं। इट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो आज आपको 4 टॉपिक बताए, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। और इसी का मैं एक आपको कहना चाहूँगा, कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि जो भी मैं आपको वीडियो देता जाऊँ वो सबसे पहले आपके मोबाइल में आपको मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। जी धन्यवाद।